एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है झारखंड सीएचओ का पेपर। तो एक्चुअल में अभी तक यदि आप बिलीव नहीं करेंगे तो एक्चुअल में अभी तक जितने भी अलग अलग स्टेट में सीएचओ के पेपर हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऐसा पेपर या फिर हम ये कह सकते हैं इस तरीके का सिलेबस है जो किसी भी स्टेट ने नहीं बनाया है, जो यहाँ पर आपके लिए इस बार आया था, जो कि 22 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 22 जून को। और अपकमिंग फिर से है जो झारखंड में वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ के लिए, जो कि 400 पोस्ट हैं, 400 पोस्ट है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं 15 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो जो लोग अब इन 400 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये पेपर 22 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। ऑफिशियल आंसर की है। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं जो मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो सेक्शन फर्स्ट में आपके लिए 50 MCQs थे हिंदी और अदर से रिलेटेड, तो वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। और जो सेक्शन सेकंड है यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी हैं। तो ऑल ओवर थिंग्स के लिए आप लोग एंड तक जरूर जुड़े रहें। और जो भी अपकमिंग सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हो किसी भी स्टेट के लिए, वो भी इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा पेपर आज तक किसी भी सीएचओ का नहीं आया। टेक्निकल क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, ईजी हैं, लेकिन जो अदर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन हैं बहुत ही टफ आए हुए थे। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस आंसर की को ज़रूर शेयर करना, और जो लोग NHM का पेपर भी दे रहे हैं तो वो लोग भी इस आंसर की को ज़रूर देखना, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर सभी के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट है टेक्निकल नॉलेज का, तो यहाँ पर हम एटलीस्ट 150 MCQs तक है जो सॉल्व करेंगे, और जो रिमेनिंग 50 MCQs बचेंगे आपके, वो हम नेक्स्ट क्लास में है जो देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको पूरी स्क्रीन क्लियर दिख रही हो, क्योंकि इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन है जो तो उतना अच्छा नहीं दिखेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रैकियोस्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर वेयर ओपनिंग इज मेड थ्रू एन इंसिजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप लोग पेपर देने वाले हो तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ट्रैकियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ओपनिंग की जाती है, एक इंसिजन लगाया जाता है। तो बॉडी के किस पार्ट में इंसिजन लगाया जाता है, लैरिंग्स, ब्रोंकस, वाइंड पाइप या फिर ईसोफेगस में। तो कहाँ पर है जो ट्रैकियोस्टोमी में क्या किया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, तो ये लगता है वाइंड पाइप में। कहाँ पर, वाइंड पाइप में, श्वास नली में। नेक्स्ट वन इज आइरिस सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड फॉर्म्स द। तो आंखों के जो पार्ट है आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड, ये क्या बनाते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर वेस्कुलर कोट ऑफ एन आई, फाइब्रस कोट ऑफ एन आई, नर्वस कोट ऑफ एन आई वॉल या फिर आउटर कोट ऑफ एन आई वॉल। तो आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरॉइड ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं वेस्कुलर कोट ऑफ एन आई। जो वेस्कुलर पार्ट है आई का, क्या है, वेस्कुलर कोटिंग है जो आई की, वो बनाएगा कौन? आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किडनी की कार्यकारी और संरचनात्मक या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑप्शन में न्यूरॉन, नेफ्रॉन, गैंग्लियन या फिर ग्लोमेरुलस। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? तो वो है यहाँ पर नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द ह्यूमन लीवर। तो ह्यूमन लीवर में टोटल कितने लोब्स होते हैं? क्वेश्चन है यहाँ पर, यकृत में कितने लोब होते हैं? ऑप्शन में 1, 6, 3 या फिर 4। तो टोटल कितने लोब होते हैं लिवर में? तो टोटल लोब की बात हो रही है, लिवर में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 लोब्स हैं जो होंगे किसमें? ह्यूमन लिवर में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, वो कौन सी है? मैंडिबल है, आई वॉल है, लिप्स है या फिर हैंड है।
तो कौन सी मसल्स है जो ये कंट्रोल करेगी? एक्स्ट्रा मसल्स किसको कंट्रोल करेगी, किसके मूवमेंट को कंट्रोल करेगी? तो वो है यहाँ पर आई बॉल। क्या है? आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग reagents इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर या फिर जील नेल्सन टेक्निक जिसको हम कहेंगे, तो इसमें जो प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट है वो कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, इथेनॉल या फिर सेफ्रेनिन। तो क्या है जो ग्राम स्टेनिंग या फिर जील नेल्सन टेक्निक, हम इसका दूसरा नाम कहते हैं, इसमें कौन सा रिएजेंट्स यूज़ किया जाता है? तो वो है क्रिस्टल वायलेट। कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड यूरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू द यूरिन? तो चाइल्ड यूरिया है, ये यहाँ पर यूरिन में क्या है जो डिटेक्ट करेंगे हम जब पता चलेगा कि चाइल्ड यूरिया की कंडीशन है यहाँ पर? तो ऑप्शन में है सल्फोसैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजीन एनहाइड्राइड। तो क्या है जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे जिससे चाइल्ड यूरिया है जो डिटेक्ट की जाएगी यूरिन में? तो क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्या होगा यहाँ पर? वो होगा एसिटिक एसिड। यूरिया इसका मतलब क्या होगा जब तो आप बता पाएंगे कि यदि हम यूरिन में डिटेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? एसिटिक एसिड से। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड यूरिया का मतलब होगा मिल्की यूरिन या फिर मिल्की वाइट यूरिन, जिसमें क्या हो जो लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं वो लीक हो जाते हैं किडनीज में, तब यूरिन का कलर कैसा होगा? वाइट कलर का रहेगा, मिल्की वाइट टाइप का रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? चाइल्ड यूरिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर सीन इन स्पाइरल शेप? तो बैक्टीरिया का शेप पूछा है कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि स्पाइरल शेप में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में ट्रिप्नोमा पैलिडियम, स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, क्लेविसेला निमोनिया या फिर इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कैसे रहेंगे यहाँ पर? जो रहेंगे स्पाइरल शेप में। बैक्टीरिया की शेप हैं जो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो ट्रिप्नोमा पैलिडियम। कौन सा है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग्स टू अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप? तो हमने बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई खूब पढ़ा है। अब यहाँ पर है कि कौन सा ऑप्शन है जो अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप से बिलोंग करेगा? ऑप्शन में स्टेफाइलोकोकस ओरियस, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो कौन सा है जो यहाँ पर अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से बिलोंग करेगा ग्रुप से? तो वो होगा यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंडिस लीडिंग टू इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वेयर लिवर फंक्शन इज फाउंड टू बी नॉर्मल इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंडिस दैट मीन्स कुछ मेडिसिन के कारण क्या हुआ है? इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है लिवर के फंक्शन में, तो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंडिस हुआ है बट यहाँ पर जो लिवर के काम है वो क्या है? नॉर्मल चल रहे हैं, तो ये कौन सा जॉइंडिस कहलाएगा? रिटेंशन, कॉलीस्टैटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर हीमोलाइटिक जॉइंडिस। तो ये कौन सा जॉइंडिस कहलाएगा? कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस, क्योंकि यहाँ पर इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन लिवर के जो काम है वो प्रॉपर चल रहे हैं और ये किसी मेडिसिन के कारण हुए हैं। कुछ मेडिसिन, ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन होती हैं क्या होती है? मेटाबोलाइज तो वो लिवर में जाके होती हैं, लेकिन कुछ एक्सक्रीट भी यदि इनकेस होती हैं तो इसके कारण क्या होगा? ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंडिस होगा। और जब ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंडिस होगा तो जो हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा लेकिन लिवर अपना काम प्रॉपर कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस। नेक्स्ट वन इज the reflex which occurs when an infant is lying in a supine position and is stimulated by a sudden loud noise that cause rapid or sudden movement of the infant's head is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई इन्फेंट है, लेटा हुआ है, लाई डाउन है, लेकिन जब कुछ अचानक से बहुत तेज साउंड आता है तो बहुत ही फास्ट अपने नेक है उसको घुमा के देखने की कोशिश करेगा, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है?
ग्रास्पिंग, मोरो या फिर ब्लिंक और सकिंग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्स है? तो ये मोरो रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? मोरो रिफ्लेक्स, जिसमें कोई सडन साउंड आएगा तो बच्चा अपनी नेक है जो इधर उधर करके देखना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन इज which of the following acquired prenatal disorder is caused by the infection of parasite and it is one of the common cause of sensory hearing disorder। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक्वायर्ड प्रीनेटल डिसऑर्डर है। एक्वायर्ड प्रीनेटल डिसऑर्डर का मतलब कि ये जन्म से पहले ही बच्चे को यूट्रस में ही हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों हुआ है? जब मदर को कोई इन्फेक्शन रहा होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहा हुआ होगा, जो कि बच्चे को सेंसरी हियरिंग डिसऑर्डर का कॉज भी बन सकता है। तो कौन सा यहाँ पर ये डिसऑर्डर है? ऑप्शन में है मम्स, सिफिलिस, रूबेला या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो यहाँ पर एक्वायर्ड प्रीनेटल डिसऑर्डर, जो कि बच्चे को यदि मदर को कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण बच्चे को हियरिंग डिसऑर्डर, सेंसरी हियरिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या है यहाँ पर? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट वन इज Which of the following condition is the most common cause of a bulging fontanelle? bulging fontanelle किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? हाइड्रोसेफेलस में, हाइड्रोमनियोस में, न्यूनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस में या फिर हाइड्रोफेटेलिस में। तो फॉन्टेनल बल्ज क्यों देखने को मिलते जनरली? क्योंकि 18 महीने तक की एज तक बच्चों के जो फॉन्टेनल क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होंगे? बल्ज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और किस सिचुएशन में सबसे कॉमन देखने को मिलेंगे? तो होगी हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में CSF का ऑक्यूमुलेशन होगा, जिसके कारण बल्जिंग फॉन्टेन प्रेशर ज़्यादा रहेगा ICP, जिसके कारण फॉन्टेनल क्या रहेंगे? बल्जिंग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। Infants responds to loud sounds by an involuntary eye blink and sometimes accompanied by head jerk is known as। तो बच्चों में जो लाउड साउंड के प्रति वो इनवॉलेंट्री आई ब्लिंक करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि हेड सडनली मूव करेंगे साउंड को लेके। अब यहाँ पर है कि बच्चों का जो इन्फेंट का रिस्पॉन्स है, आंखें ब्लिंक करेंगे, कभी कभी हेड जर्क भी कर लेते हैं, झटका भी लगा देते हैं गर्दन को। तो कौन सा यहाँ पर रिफ्लेक्स है? ग्रास्प, ओरोपैल्पेब्रल, नेक राइटिंग या फिर लैंडियो रिफ्लेक्स। तो कौन सा रिफ्लेक्स है जो यहाँ पर बताया जा रहा है? तो वो है ओरोपैल्पेब्रल रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चे सडनली साउंड को लेके आई ब्लिंक करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर अपनी नेक को भी, गर्दन को भी झटका, हेड को भी झटका दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज PBK50 इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट which is developed to evaluate the speech perception of children. What does PBK stand for? तो यहाँ पर क्वेश्चन है PBK50 एक मोनोसिलेबिक वर्ड है जो कि यहाँ पर बच्चों में जनरली स्पीच परसेप्शन का डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर PBK का फुल फॉर्म क्या है? फोनेटिकली बैलेंस्ड किंडरगार्टन, परसेप्शन बेस्ड किंडरगार्टन, पिक्चर बैलेंस्ड किंडरगार्टन या फिर पीडियाट्रिक बेस्ड किंडरगार्टन। तो यहाँ पर PBK का मतलब है फोनेटिकली बैलेंस्ड किंडरगार्टन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं जनरली उनका यहाँ पर क्या किया जा रहा है? स्पीच चेक की जा रही है। और बच्चों में यदि बोलने की बात की जाए तो किंडरगार्टन एज में ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बोल पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर PBK का मतलब क्या है? फोनेटिकली बैलेंस्ड किंडरगार्टन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिसीज? तो इनमें से वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है? ऑप्शन में है यहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया, लीशमैनियासिस या फिर कोलेरा। तो यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है? तो वो है यहाँ पर कोलेरा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ना कि कोई बीच में एक वेक्टर होगा देन आफ्टर ये ट्रांसमिट होगी। तो कौन सी यहाँ पर? कोलेरा, जो कि विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो WHO के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको लेके गलत पॉइंट क्या है? ऑप्शन में है वर्ल्ड वाइड NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ स्पेशली इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज।
NCDs, especially cardiovascular disease and all kinds of cancer, affect men more than women. NCDs are chronic disease and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioral factors. Tobacco use, physical inactivity, unhealthy diet and the harmful use of alcohol increase the risk of dying from a NCD. तो अब यहाँ पर आपको WHO के अकॉर्डिंग एक गलत पॉइंट बताना होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके गलत पॉइंट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड जो NCD का लीडिंग जनरली जो मिडिल इनकम कंट्री है, गरीब टाइप के देश हैं, जैसे इंडिया में ही देख लीजिए लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर लीडिंग कॉज क्या होगा डेथ का, NCD। मोस्टली पीपल्स को क्या होता है जनरली यहाँ पर कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर, ये सभी ऐसे नहीं कि सडनली हो जाए, पहले से आपको प्रॉब्लम्स रहेगी तब तो ये हो जाए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पर NCDs, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर्स अफेक्ट मैन मोर देन वुमेन। ऐसा नहीं है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग और जो अदर कैंसर है, अलग अलग टाइप के कैंसर मेल फीमेल दोनों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर बी होगा। थर्ड ऑप्शन में है कि NCD क्रॉनिक डिसीज है, बिल्कुल सही है, और ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को होंगी, तो ये जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और लास्ट में टोबैको यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो ये भी जो क्या है, जो कि हमने मॉडिफाइबल फैक्टर्स पढ़े थे उस कैटेगरी में आएंगे, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो यहाँ पर फॉल्स आपको पहचानना था, तो वो क्या है, NCDs, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर अफेक्ट मैन मोर देन द वुमेन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। द जीनस ऑफ मॉस्क्यूटो विच इज अ वेक्टर ऑफ डेन ग्रुप ऑफ वायरसेज। तो यहाँ पर डेन ग्रुप का एक जो मॉस्क्यूटो है किसका वेक्टर है, एडिस का, एनाफ्लीस का, क्यूलेक्स का या फिर मेंसोमनिया का। तो आई थिंक यहाँ पर जो क्वेश्चन है मिस प्रिंट है, यहाँ पर डेंगू ग्रुप होगा। तो डेंगू का जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम इसके जाएंगे तो क्या होगा, एडिस। यदि आपको और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा क्लियर हो तो आप यहाँ पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, लेकिन हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो। तो डेंगू यहाँ पर मेनली जो आएगा क्वेश्चन में वो क्या होगा, एडिस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following option is an acute diarrheal infection caused by ingestion of food or water contaminated with the bacteria? तो कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें एक्यूट डायरिया के कारण, और जनरली एक्यूट डायरिया होगा फूड इंजेशन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड वाटर के कारण होगा, वो कॉज क्या है, बैक्टीरिया है। तो क्या है, रूबेला, कॉलेरा, इबोला या फिर डेंगू। तो यहाँ पर क्या है जो कि एक्यूट डायरिया की सिचुएशन भी है, यहाँ पर फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण हुआ है, तो क्या है, कोलेरा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। अ मिडिल एज्ड मेल वर्किंग इन बैटरी इंडस्ट्री इन प्रेजेंटेड टू सर्जरी OPD with history of constipation, colicky, abdominal pain and loss of appetite. His peripheral smear showed basophilic stippling of RBC and microlytic hypochromic anemia. The most likely etiologic agent implicated would be। तो यहाँ पर एक पेशेंट, मिडिल एज्ड पेशेंट है, बैटरी की फैक्ट्री में, बैटरी इंडस्ट्री में काम करता है, हिस्ट्री उसकी कॉन्स्टिपेशन है, कॉलिक एब्डोमिनल पेन है और एपिटाइट, भूख नहीं लग रही है। उसका जो टेस्ट किया गया तो पेरिफेरल स्मीयर में बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिली है RBC की, और माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो इन सभी चीज़ों के होने का कॉज क्या होगा, तो वो होगा लीड। क्या होगा, लीड। और जो जितने भी यहाँ पर कॉज जो रीजन बताए हैं इन्होंने, जो सिम्टम बताए हैं वो किसके हैं, वो है यहाँ पर लीड पॉइजनिंग के। तो यहाँ पर जो इटियोलॉजिक रीजन होगा वो क्या होगा, लीड। और लीड के कारण जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो ये सभी सिम्टम यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी रिफर्ड टू एज डेफिशिएंसी, एक्सेसेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जिसमें कमी भी है, एक्सेस भी है, इम्बैलेंस भी है पर्सन के इनटेक ऑफ एनर्जी में और न्यूट्रिएंट्स में। मेटाबॉलिज्म, माल न्यूट्रिशन, हाइड्रोजनेशन या फिर इन्फेस्टेशन। तो कौन सा टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो होगा माल न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और डेफिशिएंसी भी हो सकती है। वो सभी क्या है, तो वो है यहाँ पर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
द कम्युनिकेशन डन विथ द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स इज। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी के मूवमेंट से करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। तो जब कम्युनिकेशन हम फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट से कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर से, गेस्चर से, आंखें झपका के, हाथ हिला के, तो ये कौन सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोल के करेंगे वो क्या होगा, वर्बल। क्वेश्चन नंबर 23। तो प्लीज़ क्लास में आप लोग एंड तक जरूर जुड़े रहें, जो भी क्लास को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लोग अभी रिसेंट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं झारखंड CHO के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक किसी भी CHO में नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय persistent hypomanic and depressive symptom that are not intense enough or do not last long enough to qualify as hypomanic और depressive disorder episode। तो यहाँ पर कौन से सिम्टम हैं जो कि हाइपोमैनिक, परसिस्टेंट हाइपोमैनिक और डिप्रेशन के सिम्टम हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा इंटेंस नहीं है, तो ये किस में देखने को मिलेंगे, ना तो ये हाइपोमैनिक है ना ही डिप्रेसिव टाइप के हैं। डाउन सिंड्रोम में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, एल्बिनिज्म में या फिर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में। तो ये सभी जो सिम्टम यहाँ पर इन्होंने बताए हैं ये किस में देखने को मिलेंगे, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में। किसमें, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट, मिल्क या फिर वेजिटेबल ऑयल में। तो विटामिन ई क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये सबसे ज़्यादा किस में पाएगा, वेजिटेबल ऑयल्स में। किस में पाया जाएगा, वेजिटेबल ऑयल्स में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। When a psychiatric nurse asks the patient to show his tongue for examination, the patient sticks his out for a short duration and then pulls it back. This action is an example of। तो यहाँ पर एक नर्स, साइकेट्रिक नर्स है जो पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए कहती है कि आप अपनी जीभ बाहर निकालिए। पेशेंट बहुत ही सेकंड के लिए बाहर निकालेगा, बात सुनी है उसने, लेकिन उसने तुरंत अपनी टंग वापस अंदर कर ली है। तो कौन सा एक्शन है, एम्बी टेंडेंसी, रिजिडिटी, स्टूपर या फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर रिजिडिटी का मतलब होगा कि वो बिल्कुल जैसे सेम पोजीशन में वही रहेगा, स्टूपर में बिल्कुल मौन रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन एम्बी टेंडेंसी में उसने बात मानी आपकी, लेकिन तुरंत अपनी जीभ भी अंदर कर ली, तो ये क्या है, एम्बी टेंडेंसी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो यदि आप किसी को कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, टाइट विक्टिम्स गारमेंट, क्विकली रिमूव टोबैको आर्टिफिशियल डेंचर फ्रॉम द विक्टिम्स माउथ, क्लोज ऑल द डोर एंड विंडोज इन द विक्टिम्स रूम, या फिर PP इज एनी ट्राई टू गिव सम ड्रिंकिंग वाटर टू विक्टिम। तो यहाँ पर आप यदि किसी पर्सन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने वाले हों तो विक्टिम के गारमेंट्स आपको लूज करना है, पूरी विंडो खोल के रखनी है, कुछ भी मुंह से आपको नहीं देना है, अदरवाइज वो एस्पिरेट कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्विकली रिमूव टोबैको आर्टिफिशियल डेंचर फ्रॉम द विक्टिम्स माउथ। यदि विक्टिम के माउथ में क्या है, तंबाकू खाया हुआ है तो उसको बाहर निकालना है। यदि किसी को आर्टिफिशियल डेंचर लगे हुए हैं तो उनको अलग करना है, देन आफ्टर आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, बी को। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। PPE इज एनी टाइप ऑफ क्लॉथिंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी फिजिकल, रेडियोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और अदर थ्रेट इन द वर्क प्लेस। PPE स्टैंड फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, PPE का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको ज़्यादा नर्वस या कंफ्यूज नहीं होना है यदि इस तरीके से पूछे कि PPE कुछ भी टाइप का क्लॉथ हो सकता है जो कि आपको किसी फिजिकल, रेडियोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, मैकेनिकल या फिर अदर थ्रेट से आपके वर्क प्लेस पे बचाएगा, वो क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। नेक्स्ट वन इज दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम द ड्राइड ड्रॉपिंग्स, यूरिन और सलाइवा ऑफ माउस एंड रैट्स। Animal laboratory workers and persons working in infested building are the increased risk of this disease. Identify the disease from the option given below.
तो यहाँ पर आपको एक डिसीज़ बताना है कि जनरली जो रेट माइस हैं उनकी सलाइवा यूरिन के कारण होती है ह्यूमंस में, और ये जो एनिमल्स हैं जनरली जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी डिसीज़ है? ऑप्शन में हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, टुलारेमिया, कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर ब्रूसेलोसिस। तो यहाँ पर मैंने बहुत टाइम पहले जब कोविड हुआ था उसी के टाइम पर एक हंटा वायरस भी आया था न्यूज़ में, उस पर एक वीडियो भी बनाया था मैंने। तो वही डिसीज़ है जो कि रेट माइस की यूरिन सलाइवा यदि वहाँ पर गिर जाती है, उनमें यदि आप लोग काम करते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के, वहाँ पर जो जनरली चूहे वगैरह कहाँ पर होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहाँ पर लेबोरेटरी वर्कर्स होंगे, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये क्या है यहाँ पर? हंटा वायरस पल्मोनरी डिसीज़, सॉरी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following metals is released as vapor which should be collected and recovered following which will cause serious health issue to inhabitants during gold extraction from ore? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि कौन सी धातु या फिर कौन सा मेटल है जो कि वेपर फॉर्म में रिलीज होगा। किसमें? वेपर फॉर्म में रिलीज होता है, और हमें उसको बहुत, यदि गिर जाए तो उसको बहुत फास्ट तरीके से कलेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज ये लोगों के लिए क्या करेगा? बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जनरली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गोल्ड जो माइंस वगैरह होती हैं, गोल्ड एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पर। तो ऑप्शन में मरकरी, बेरिलियम, कॉपर या फिर मैग्नीज, लेकिन ये वेपर फॉर्म में होता है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? जनरली मरकरी, और कोई भी धातु नहीं होती है, और ये गोल्ड एक्सट्रैक्शन में यूज़ की जाती है। लेकिन यदि ये फर्श पे भी गिर जाए तो हमें उसको बहुत फास्ट तरीके से कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट बाय ऑटोक्लेव मेथड। तो ऑटोक्लेव मेथड का यहाँ पर टेम्परेचर पूछा है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 121 डिग्री सेल्सियस, 151 डिग्री सेल्सियस, 165 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है ऑटोक्लेविंग में, तो कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। रीड द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, 2 दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर बताना है। इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केस अपीयरिंग इन द स्टडी पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड ऑप्शन है प्रिवलेंस इंडिकेट द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस ऑफ द डिसीज ऑफ इंटरेस्ट इन अ पॉपुलेशन। अब आपको बताना है कि फर्स्ट पॉइंट गलत है, दूसरा सही, या फिर दूसरा सही है, सॉरी फर्स्ट सही सेकंड गलत है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये दोनों सही है। इंसिडेंस में न्यू नंबर ऑफ केस की स्टडी हम करेंगे कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। प्रिवलेंस में जो ओल्ड केस भी है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले कौन सी बीमारी हुई है वो भी चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द ट्रू। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ड एपिडेमियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एपी मीनिंग। तो एपिडेमियोलॉजी हमने खूब पढ़ा है, यहाँ पर एपी का मतलब बताना क्या है? द स्टडी ऑफ प्यूपिल और ऑन अपॉन या फिर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एपी का मतलब क्या है? और ऑन अपॉन, सॉरी ऑन और अपॉन। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है? क्योंकि ग्रीक वर्ड है तो एपी का मतलब क्या है? ऑन और अपॉन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इनमें से आपको पहचानती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? टीबी, पर्टिसिस, डायबिटीज या फिर फ्लू। तो सबको पता है कि इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? डायबिटीज। बाकी पर्टिसिस, फ्लू और टीबी ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज हैं। नेक्स्ट वन इज The Aedes aegypti mosquito is the main vector that transmit the virus that cause the। तो Aedes aegypti mosquito है जो कि एक मेन वेक्टर है। तो किस डिसीज का वायरस है? लाइमी का, रिलैप्सिंग फीवर का, रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर का, या फिर ब्रेक बॉर्न फीवर का। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इजी क्वेश्चन है। Aedes aegypti mosquito क्या है? एडीज एगेप्टी मॉस्क्यूटो। ब्रेक बॉर्न फीवर हम किसको कहते हैं? डेंगू के लिए। डेंगू को हेमरेजिक फीवर या फिर ब्रेक बॉर्न हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पर क्या है? ब्रेक बॉर्न फीवर।
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज द ट्यूबरक्लोसिस। तो कौन सा बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इकोलाई, एक्टिनोबैक्टर या माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज। तो कौन सा है यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो है माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर शुड बी टेकन फॉर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट। तो हाइपोग्लाइसेमिक में क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल डाउन जाएगा नॉर्मल से। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड द प्राइवेसी, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन या फिर प्रोवाइड द स्वीट ड्रिंक। तो यदि हाइपोग्लाइसीमिया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे आप? उसको कुछ भी मीठा खाने पीने के लिए दे सकते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। सो आंसर इज द प्रोवाइड स्वीट ड्रिंक्स। नेक्स्ट वन इज जनरल स्टेप्स टेकन बाय एनी फर्स्ट एडर टू हेल्प समवन हु इज हैविंग एनी टाइप ऑफ सीजर्स। यदि किसी को किसी भी टाइप के सीजर्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं यदि किसी को, तो कौन सा है जो फर्स्ट एड के तौर पर आप यहाँ पर उसकी हेल्प कर सकते हैं? चेक फॉर हैंड एंड लेग मूवमेंट, कंफर्ट द पर्सन एंड स्पीक द कामली, प्रोवोक द पर्सन विथ थ्रेटनिंग थॉट्स या प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पर्सन। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यदि किसी पर्सन को क्या आ रहे हैं? सीजर्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में एज अ फर्स्ट एडर आप क्या करेंगे कि पर्सन को कंफर्टेबल और उससे बिल्कुल धीरे तरीके से आप बात करें, क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आप उसको कंफर्ट दें और स्पीक कामली, धीरे बोलें, शांत रहें और पर्सन को हो सके तो आसपास जो जिस भी एरिया में उसको सीजर्स आ रहे हैं वहाँ पर कुछ भी ऐसे आइटम्स ना डालें जिससे वो खुद को हार्म कर सके। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट फर्स्ट एड मेजर फॉर अ माइनर बर्न एक्सीडेंट विक्टिम। यदि कोई माइनर बर्न पेशेंट है तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या होगा एज अ फर्स्ट एड के तौर पर? अप्लाई हॉट ऑयल, हल्दी पेस्ट, यूज हॉट वाटर ऑन द बर्न स्किन, यूज कूल रनिंग वाटर या फिर यूज अ निडल टू ब्रेक द ब्लिस्टर्स। सही पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है वो क्या होगा? माइनर बर्न एक्सीडेंट हुआ है किसी पर्सन का, करेक्ट पॉइंट यहाँ पर आपका क्या होगा? कूल रनिंग वाटर, ठंडे बहते पानी में आप अपने पेशेंट पर्सन विक्टिम का हाथ है जो कर सकते हैं जहाँ पर भी बर्न हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस। तो यदि किसी को फूड बॉर्न इलनेस हुई है, खाना खाने से प्रॉब्लम हुई है, फूड बॉर्न इलनेस है, तो आप उसको क्या देंगे? कीप द पर्सन इन अ कूल प्लेस एंड इफ रिक्वायर्ड गिव अ स्पॉन्ज बाथ इन द टैप वाटर। ORS should be given with lukewarm water. Place the thermometer in the mouth of the person by putting its tip of the center at back of the tongue. Apply ice packs in armpits and groin and shift the person to a cool place. तो यदि फूड बॉर्न इलनेस हुई है तो फूड बॉर्न इलनेस में आप क्या करेंगे? पर्सन को फूड बॉर्न इलनेस होती है तो वॉमिटिंग डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में आप पर्सन को ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देंगे, किसके साथ? ल्यूकवार्म वाटर के साथ में। नेक्स्ट वन इज इफ द क्लाइंट्स ब्रीदिंग एंड पल्स हैव स्टॉप्ड, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, दैट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। यदि किसी पर्सन की पल्स और सांस दोनों स्टॉप हो गई हैं सडनली, आपको CPR देना पड़ेगा उसको, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? पहले कवर द बॉडी विथ वार्म क्लॉथ, लुक फॉर हैंड एंड लेग मूवमेंट, रब द चेस्ट विद द वेट क्लॉथ, फील फॉर ब्रीथ योर चेस्ट फॉर 10 सेकेंड। तो यहाँ पर यदि आप किसी पर्सन को CPR देने वाले हैं, उसकी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन दोनों पल्स स्टॉप हो गई है, तो ऐसे केस में आपको उसकी क्या करना है? पल्स चेक करना है। फील फॉर ब्रीथ ऑन योर चीक फॉर 10 सेकेंड। आपको अपने गाल पर पर्सन की जो ब्रीथ है, सांस है, एटलीस्ट 10 सेकेंड तक चेक करना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ओनली फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ही चेक करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? D। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, इफ समवन इज चोकिंग ऑन अ swallowed ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्विक एक्शन ऑफ अ फर्स्ट एडर। तो यदि किसी ने क्या कर लिया है? कुछ भी निगल लिया है, चोकिंग हो रही है उसको कुछ भी निगलने से, तो आप क्या करेंगे? परफॉर्म 5 बैक ब्लो, पिंच बोथ नोस्ट्रिल, अप्लाई नेजल स्प्रे या फिर टिल्ट हेड बैक। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? परफॉर्म 5 बैक ब्लो, जो कि हमने हेमलिश मैन्यूवर पढ़ा है वो अपना सकते हैं, यदि ऑप्शन वो नहीं है तो परफॉर्म 5 बैक ब्लो। नेक्स्ट वन इज MS A is suffering from nose bleeding.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज अप्रोप्रिएट फॉर हर टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ये फर्स्ट एड के क्वेश्चन है पूरे आपको। यदि किसी को नोज ब्लीडिंग एपिस्टैक्सिस हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए? लाई डाउन विथ हेड सपोर्ट, लाई डाउन विदाउट हेड सपोर्ट, सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड, स्टैंड एंड लीन बैकवर्ड। तो यदि किसी को नोज ब्लीडिंग हुआ है, एपिस्टैक्सिस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड, सीधे बैठे और आगे की तरफ झुकने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 43। आफ्टर अप्लाइंग बैंडेज टू मिस्टर जेड्स रिस्ट, his finger become cold, tingling, and he complained of pain. What is the priority work to be done to Mr. Z? तो यदि किसी पर्सन में आपने रिस्ट बैंडेज लगाई हुई है तो उसकी फिंगर्स में कोल्ड हो रहा है, ठंडी हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है कि दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? मसाज द फिंगर, प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशन, कीप आइस पैक ऑन द फिंगर्स या फिर लूजन द बैंडेज। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी क्योंकि आपने बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है, इसके कारण स्किन वहाँ पर कूल हो रही है, फिंगर्स में टिंगलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? सिंपली बैंडेज को लूज कर देना है, लूजन द बैंडेज। नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, द साउंड विच कैन बी हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। तो जब आप बीपी चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो आर्टरी के यहाँ पर जब आप स्टेथोस्कोप रखते हैं तो जो साउंड आता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वीजिंग, मर्मर्स, क्रैकल या फिर कॉर्टाकोफ। तो जो साउंड आता है उस साउंड के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? कॉर्टाकोफ। नेक्स्ट वन इज अ डिक्रीज इन अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 15 mm ऑफ Hg व्हेन द आर्म इज हेल्ड अबव द हेड इज अ। तो यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है? 15 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा घट जाता है जब हम हेड को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के रखते हैं। तो ये किसका साइन है? सेलिस साइन, बेकर साइन, लैंडोल्फी साइन या फिर माइनस साइन। तो ये कौन सा साइन है? यहाँ पर है माइनस साइन। और ये साइन देखने को मिलता है आओर्टिक रिगर्जिटेशन के कारण। जिन पेशेंट को आओर्टिक रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तब तो यहाँ पर सडनली जैसे ही आप अपना हेड है जो थोड़ा ऊपर हाथ को ऊपर करते हैं हेड से, क्या होगा? 15 mm ऑफ Hg तक बीपी डाउन हो जाता है। तो क्या कहलाता है? माइनस साइन। और जो यहाँ पर अदर साइन बताए गए हैं ये भी अलग अलग डिसीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर विटामिन A, D, E एंड K। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक व्हीकल का काम कौन करेगा? जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके लिए। ऑप्शन है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स या फिर फैट। तो मैंने आपको बताया कि सभी क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। उनके लिए व्हीकल का काम कौन करेगा? फैट। कौन करेगा ये काम? फैट। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फार्मेसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स डोमिसिलरी सर्विस। तो डोमिसिलरी सर्विस इनमें से कौन सी है कम्युनिटी फार्मेसी के अकॉर्डिंग? ऑप्शन में है यहाँ पर फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग एन एडवाइजरी एज वेल एज सप्लाई सर्विस टू रेसिडेंशियल होम्स फॉर द एल्डरली एंड अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट, फार्मासिस्ट टेकिंग पार्ट इन हेल्थ प्रमोशन कैंपेन लोकली एंड नेशनली इन वाइड रेंज ऑफ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, फार्मासिस्ट मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मेडिसिन एंड पार्टिकुलरली ऑन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिन, या फिर फार्मासिस्ट हैविंग ब्रॉड नॉलेज ऑन द फार्मास्यूटिकल साइंस। तो यहाँ पर पूछा है डोमिसिलियरी सर्विस। डोमिसिलियरी सर्विसेज का मतलब कि जो आपके घर तक आपकी मेडिसिन पहुँचा दे। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है? तो वो है फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग एन एडवाइजरी एज वेल एज सप्लाई सर्विसेज टू रेसिडेंशियल होम्स फॉर द एल्डरली एंड अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट। जो लॉन्ग टर्म पेशेंट हैं, बूढ़े हैं, उन तक यदि मेडिसिन पहुँचा दे तो वो क्या है? डोमिसिलियरी सर्विस अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फार्मेसी के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो ऑडियो विजुअल एड्स इनमें से कौन सा है? पपेट्स, व्हाइट बोर्ड, स्लाइड्स या फिर पोस्टर। तो ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब दिखाई भी देगा आपको, सुनाई भी देगा। तो इनमें से वो क्या है? स्लाइड। क्या है? स्लाइड। उसमें आप अपना क्या दे सकते हैं? साउंड दे सकते हैं। इससे स्लाइड में आपको विजुअलाइज भी होगा और साउंड भी आएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49।
As per WHO guidelines, which of the following is one of the most universally accepted indicators of health status, not only of infants but also as a whole population and of the socio-economic condition under which they live? तो यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर है जिससे प्रॉपर हेल्थ स्टेटस का पता चलेगा कंट्री का? तो क्या है वो? है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है वो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। हु प्राइमरली मॉनिटर्स द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन ऑन द पेशेंट एंड ऑर्डर्स एप्रोप्रिएट चेंज इन द थेरेपी? तो यहाँ पर कौन है जो प्राइमरली मेडिकेशन के इफेक्ट को पेशेंट के लिए क्या ऑर्डर किया जाना, इन सभी चीज़ों को चेक करेगा? न्यूट्रिनिस्ट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर नर्स? तो ये सभी चीज़ें कौन चेक करेगा? डॉक्टर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड टू ईयर? तो कान की सर्जरी से रिलेट करता सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है? इरिडेक्टोमी, मैरिंगोटोमी, लोबेक्टोमी या फिर ऊपेरेक्टोमी? तो यहाँ पर सर्जरीज के नाम दिए हुए हैं और जो सर्जरी यहाँ पर कान से रिलेट करती हुई है वो क्या है? यहाँ पर मैरिंगोटोमी। कौन सी सर्जरी है? मैरिंगोटोमी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैरिंगोटोमी। लोबेक्टोमी में यदि एक लोब या फिर दोनों लोब रिमूव किए जाने वो आएंगे। आयरेडेक्टोमी आँख से रिलेट करती हुई सर्जरी है और जो यहाँ पर सर्जरी है ऊपेरेक्टोमी तो ओवरीज को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पर फिर आता है मैरिंगोटोमी। तो मैरिंगोटोमी की जाएगी कब? जब सर्जिकल इंसिजन कहाँ किया जाएगा? ईयर ड्रम में। यदि प्रेशर ज़्यादा है, ड्रेन फ्लूइड को हमें ड्रेन करना है, बाहर निकालना है, तब क्या किया जाएगा? मैरिंगोटोमी। नेक्स्ट वन इज माउंटेक्स टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? तो सबको पता है माउंटेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए डायग्नोस करने के लिए होता है? टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड फॉर अ पेशेंट हु हैज अंडरगोन THR? टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए यदि कोई पेशेंट जाता है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा? आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला में, एबडक्शन पिलो में, वॉकिंग बूट में या फिर स्प्लिंट में? तो यहाँ पर जिसका यदि टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? तो होगा एबडक्शन पिलो। क्या होगा? एबडक्शन पिलो है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जिसकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो। नेक्स्ट इज साल्पिंजेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द बॉडी? तो साल्पिंजेक्टोमी में कौन सा बॉडी का ऑर्गन रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू? स्प्लीन, लिवर, फैलोपियन ट्यूब या फिर रीनल ट्यूब्यूल? तो कौन सा ऑर्गन यहाँ पर रिमूव किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? साल्पिंजेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी होता तो यूट्रस रिमूव करने की बात होती, स्प्लीनेक्टोमी होता तो स्प्लीन। यहाँ पर साल्पिंजेक्टोमी है तो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाएगा सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द यूजुअल साइट फॉर लोकेशन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया और टैप, स्पाइनल टैप के लिए कौन सी साइट प्रॉपर होगी? बिटवीन L2 to L3 और L3 to L4? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। स्पाइनल एनेस्थीसिया और स्पाइनल टैप दिया जाता है L2 to L3, नंबर 2 to नंबर 3 वर्टिब्रा में या फिर L3 to L4 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 56। द साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इमोशन एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन टू लॉसेज? तो आपका साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस है कुछ भी लॉस होने के कारण, कोई लव्ड वन की डेथ हो जाए, जॉब चली जाए, कुछ भी, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? डिनाइल, ग्रीफ, एंगर या फिर एग्रेशन? तो जो यहाँ पर टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? ग्रीफ। नेक्स्ट वन इज अ फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड और स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज? तो किसी को बंद कमरे में डर लगता है, छोटी जगह में डर लगता है, तो क्या है? एक्रोफोबिया, एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या फिर एर्क्नोफोबिया? तो क्लोज्ड स्पेस में, बंद जगहों पर डर लगने को हम क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज एनेडोनिया इज अ कोर फीचर ऑफ? तो एनेडोनिया किसका फीचर है? एंजाइटी का, फोबिया का, ऑटिज्म के या फिर डिप्रेशन का? जो एनेडोनिया सिम्टम देखने को मिलेगा डिप्रेशन में। नेक्स्ट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर इमोशनल डिस्चार्ज
through which one can achieve a state of moral or spiritual renewal or achieve a state of liberation from anxiety and stresses। तो यहाँ पर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी जिसमें कोई पर्सन अपनी भावनाओं में बह के या फिर कुछ भी कर ले कुछ मोरल स्पिरिचुअल के कारण, तो वो क्या है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर कैथारसिस। क्या कहलाएगा? कैथारसिस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कॉमन न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा है जो न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है? अकाथेसिया, पैरानॉइड, हेल्यूसिनेशन या फिर ऑटिज्म। तो यहाँ पर क्या है? मनोव्यथा या फिर अकाथेसिया। नेक्स्ट इज नियासिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नियासिन की कमी के कारण क्या होगा? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, पेलाग्रा या फिर स्कर्वी। तो सबको पढ़ाए हैं क्वेश्चन। तो रिकेट्स किसके पेलाग्रा किसके कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। इसमें 4D सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो ए, डी, ई के ये कौन से फैट है? बचता है यहाँ पर विटामिन सी, जो कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के विटामिन किस में आते हैं? वाटर सॉल्यूबल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉल्ड एज ट्रिपल एंटीजन। तो कौन सी वैक्सीन है जो कि ट्रिपल एंटीजन कहलाती है? ओपीवी, डीपीटी, आईपीवी या फिर बीसीजी। कौन सी वैक्सीन यहाँ पर कहलाती है? तो वो डीपीटी वैक्सीन, जो कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहलाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट फॉर्म्स अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड प्रोड्यूस स्पोर्स। तो कौन सा ऑप्शन है फिलामेंटस बैक्टीरिया के लिए जो कि अपने फिलामेंट्स का नेटवर्क बनाएगा और स्पोर का फॉर्मेशन करेगा? एक्टिनोमाइसिट्स, स्पर्जिलस, क्रिप्टोकोकस या फिर कैंडिडा। तो कौन सा है यहाँ पर जो कि क्या करेगा? फिलामेंट्स बनाएगा। तो वो है एक्टिनोमाइसिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय एंट अमीबो हिस्टोलाइटिका। तो यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू कौन सी डिसीज होगी? कंजक्टिवाइटिस, अमीबियासिस, एंसेफेलाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज करेगा? अमीबियासिस। क्या करेगा? अमीबियासिस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 66। When the combined duration of first and second stage of labor is less than 2 hours, such as labor is called as। तो ये क्वेश्चन में जैसे सेम है ऐसे ही आपको पढ़ाए हैं जो इस पेपर में आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले नर्सिंग सेक्शन कवर करवाया है कि यदि फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे से भी कम हो जाए लेबर पेन का, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीटर्म, प्रेसिपिटेट, यूट्राइन इनर्टिया या फिर प्रोलॉन्ग लेबर। जब 18 घंटे से ज़्यादा हो जाएं दोनों स्टेज तो प्रोलॉन्ग्ड कहलाएंगी, और जब 2 घंटे से कम की हो जाए तो प्रेसिपिटेट कहलाएंगे, और जब बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवरी हो जाए तो प्रीटर्म लेबर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन इज द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड। तो इनफंडिबुलम है जो कि ओविडक्ट का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो ये किससे रिलेट करेगा? वाइडर पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब का। कौन सा है? इस्थेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम या फिर फिम्बरी। तो कौन सा पार्ट है? वो है एम्पुला, जो कि वाइडर पार्ट है, जो किसका है? ओविडक्ट का। नेक्स्ट वन इज अ फिनोमिना ऑफ द यूट्रस इन लेबर इन विच द मसल फाइबर्स आर परमानेंटली शॉर्टेंड इज कॉल्ड एज। तो एक फिनोमिना है यूट्रस का लेबर के टाइम पर जो मसल्स फाइबर्स हैं क्या है? परमानेंटली शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? टॉनस, रिट्रैक्शन, एंगेजमेंट या फिर पोलैरिटी। तो ये क्या कहलाते हैं? रिट्रैक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज चार्टेड ऑन अ पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ में क्या चीज़ है जो देखने को मिलेगी? सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल लेंथ या फिर सर्वाइकल स्टिमुलेशन। तो पार्टोग्राफ में हमें सर्वाइकल डायलेटेशन देखने को मिलेगा। लेबर की क्या प्रोग्रेस हो रही है वो देखने को मिलेगी। सर्वाइकल डायलेटेशन पार्टोग्राफ में आपको देखने को चार्ट है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कंडीशन in which placenta is abnormally implanted in the lower uterine segment and partially or completely obstructed the internal cervical os। तो ऐसी कंडीशन आपको बताना है जिसमें प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या हो जाए? इम्प्लांट हो जाए, जो कि सर्वाइकल ओस को अंदर से क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्सिया या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो ये क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया।
इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो एब्रप्टो प्लेसेंटा है, इसमें क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन कॉज भी माना जाता है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। तो यहाँ पर जो यदि इम्प्लांटेशन हो जाता है सेंट्रल पार्ट में ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज a patient is admitted with characterization of a cycle of binging and compensatory behaviors like misuse of laxative and self-induced vomiting designed to compensate for the effects of binge eating. The patient is suffering from. क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पेशेंट के सिम्टम है कि पहले या तो वो अपना क्या करेगा, लैक्सेटिव खाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेगा मुंह में उंगली डाल के, और बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा खा लेगा, तो इसके कारण पेशेंट को एडमिट कराया जा सकता है। तो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा, नैर्कोलेप्सी, पाइका या फिर कैटाप्लेक्सी। तो जितने भी साइन है, किसके साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी साइन बताए गए हैं ये सब किसके हैं, बुलिमिया नर्वोसा के। एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हेमेटोचेजिया। तो हेमेटोचेजिया का मतलब क्या है, ब्लीडिंग थ्रो ईयर, ब्लीडिंग थ्रो रेक्टम, ब्लड इन एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ब्लीडिंग थ्रो नोज। ब्लीडिंग थ्रो नोज एपिस्टैक्सिस यूज किया जाता है टर्म। हेमेटोचेजिया का मतलब होगा ब्लीडिंग थ्रो द रेक्टम। नेक्स्ट इज नर्सिंग पर्सनल ऑफ ऑल लेवल आर प्लानिंग टू डिलीवर प्रॉपर सर्विसेज टू द कम्युनिटी आइदर इन हॉस्पिटल और इन कम्युनिटी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग पर्सनल यदि सभी लेवल पर केयर दे रही है, कम्युनिटी में भी हॉस्पिटल में भी, तो कौन सी केयर है, ऑपरेशनल प्लानिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है, डायरेक्शनल प्लानिंग है या फिर पॉलिसी प्लानिंग है। तो यहाँ पर जो भी टाइप की केयर दी जा रही है वो कौन सी ऑपरेशनल प्लानिंग की केयर है। नेक्स्ट इज कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इन सुपाइन पोजिशन इज। तो जो लोग सीधे लेटे रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन पोजिशन कौन सी है प्रेशर अल्सर के लिए, हील्स, सैक्रम, बैक एंड हेड, नी, इलियम, साइड ऑफ हेड, टोज, नीज, चीक्स एंड ईयर्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड शोल्डर। तो यहाँ पर कहाँ है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर अल्सर के कारण सुपाइन पोजीशन में सीधे लेटने के कारण होगा, तो होगा हील्स, सैक्रम एंड बैक ऑफ द हेड। जो लोग सीधा स्ट्रेट लेटे रहेंगे उनके लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमा हेल्प्स टू एक्सपेल फ्लैटस फ्रॉम द रेक्टम एंड रिलीव डिटेंशन सेकेंडरी टू फ्लैटस। तो जिन लोगों के लिए यहाँ पर कहा है कौन सा एनीमा रहेगा जिसमें जो फ्लैटस है गैस बन रही है, या हिंदी में हम कहें तो उसको रिलीव करने में यूज़ किया जाएगा, ऑयल रिटेंशन, एंटी हेलमेंथिक, मेडिकेटेड या फिर कार्मिनेटिव एनीमा। तो जो एनीमा यहाँ पर हेल्प करेगा वो होगा कार्मिनेटिव एनीमा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल डोमेन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटरनल डोमेन यहाँ पर कौन सा है हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन का, एक्रीडिटेशन, कॉम्पिटिटर्स, स्टाफिंग या फिर रेगुलेशन। तो यहाँ पर वो है स्टाफिंग। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स फूड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ड्रग्स और फूड की क्वालिटी कंट्रोल है किस में आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसमें फूड की क्वालिटी कंट्रोल है जो चेक किया जाएगा सब। नेक्स्ट वन इज एज पर द SIU नॉर्म्स, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स, द रिकमेंडेड नर्स पेशेंट रेशियो इन जनरल वार्ड शुड बी। तो जनरल वार्ड में नर्स पेशेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब कितनी नर्स होनी चाहिए कितनी पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पर 1/6 कितना होगा, 1/6 है जो स्टाफिंग नॉर्म्स होगा, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स होगा, जो कि जनरल वार्ड है वहाँ के लिए कितना है 1/6, एक नर्स 6 पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इज एज ऑफ जून 2019 हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया। तो 2000 जून के हैं जो कौन है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या फिर जितेंद्र सिंह। तो कौन है जो रहे हैं, तो वो रहे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह 2019 तक क्या रहे हैं इंडिया के जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट इज द एम ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट टू पेशेंट केयर बाय प्रेजेंटिंग डेटा
वी आर नीडेड एंड एक्वायर डेटा विथ नेटवर्क। तो यहाँ पर एक एम है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें पेशेंट से लेके जो भी हॉस्पिटल का डेटा है उन सभी चीज़ों को प्रॉपर रखा जाएगा। वो क्या है? लाइसेंसर, एक्रीडिटेशन, सर्टिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग। तो क्या है ये? है इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर सर्विसेज हेल्प्स अ पर्सन टू रीगेन मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट हैव बीन लॉस्ट और इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीज, इंजरी और ट्रीटमेंट। तो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिसमें कोई पर्सन अपनी कॉग्निटिव और मेंटल एबिलिटीज़ खो चुका है, उसको रीगेन करने के लिए, चाहे वो कोई डिसीज से, इंजरी से या फिर कुछ भी सर्जरी ट्रीटमेंट के कारण हुआ हो, वापस उसकी उन चीज़ों में लाने के लिए। तो क्या है? एम्बुलेटरी केयर, एंसिलरी केयर, डायग्नोस्टिक केयर या फिर रिहेबिलिटेटिव केयर। तो ये कौन सी केयर कहलाएगी? रिहेबिलिटेटिव। इज the process of sorting injured people into groups based on the severity of their condition so that the most serious case can be treated first in terms as। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पर्सन को सॉर्टेड किया जाएगा, कोई इंजरी हुई है तो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कि पहले किसको ज़रूरत है केयर की, ट्रीटमेंट की। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रियाज, सर्ज कैपेसिटी, एक्सेस या फिर एंसिलरी केयर। तो ये कौन सा है? सॉर्टिंग आउट। जब इंजरीज को हम सॉर्टिंग आउट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ट्रियाज। क्या कहलाता है? ट्रियाज। तो आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच कॉल्स फॉर यूजिंग मैनेजमेंट टेक्निक इन अ सिचुएशनली अप्रोप्रिएट मैनर। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है जो कि प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा? सिस्टम, कॉग्निटेंसी अप्रोच, डिसीजन थ्योरी अप्रोच या फिर सोशियो टेक्निकल सिस्टम ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर जो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा वो होगा कंटिजेंसी अप्रोच। नेक्स्ट इज NRHM वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? क्या प्रोवाइड कराने के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट रूरल पुअर और कंस्ट्रक्शन देयर हाउसेज देमसेल्फ, बिल्कुल नहीं है। एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो ये भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये भी नहीं है, ये स्टेट के लिए है। एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल सही है। तो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, क्या प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था? फॉर टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज इन इंडिया स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो भारत में स्टेट हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज टू देयर रेसिडेंट्स, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल हेल्थ ट्रीटीज एंड फैमिलीज प्लानिंग प्रोग्राम, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन या फिर फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन। तो जितने भी स्टेट हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? वहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को, उसके लिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज a client is newly diagnosed to have HIV infection. On revealing the report, the client said that it is not his blood report and something is wrong with the lab, which is the defense mechanism used by the client. पेशेंट को HIV डायग्नोस हुआ है, पेशेंट डिनाई कर रहा है कि मेरी रिपोर्ट नहीं, किसी और की ब्लड रिपोर्ट है, मुझे है जो HIV नहीं हो सकती है, लैब की मिस्टेक होगी जिसके कारण ये रिपोर्ट मुझे दे दी गई है। तो कौन सी यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बताई गई? सप्लीमेशन, एंगर, डिसोसिएशन या फिर डिनाइल। पेशेंट यहाँ पर साफ साफ क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मुझे HIV नहीं हो सकता है, लैब वालों की मिस्टेक के कारण ये सब हुआ है। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनाइल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। तो इनमें से डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉपरेशन, इंटीग्रेशन, कंपटीशन या फिर अकोमोडेशन। तो डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस यहाँ पर कौन सी है? तो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट इज विलियम सेल्डन, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हैज क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू 3 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी MP व्यापम के एग्जाम में आई थी। तो जो विलियम सेल्डन है उनके अकॉर्डिंग एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी के सिम्टम क्या हैं? पर्सन में क्या कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? फैट, सोशिएबल एंड रिलैक्स्ड, शाई, रिजर्व्ड एंड सेल्फ कॉन्शियस, मस्कुलर, एक्टिव एंड नॉइजी, या फिर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी। तो यहाँ पर पर्सन किस टाइप का होगा? तो होगा शाई होगा, शर्मीले टाइप का, सेल्फ रिजर्व्ड होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा।
नेक्स्ट इज the changes in a person's role and relationship both within their network of relatives and friends and in formal organizations such as the workplace and house of worship that occur we age is known as। तो यहाँ पर किसी पर्सन में उसके रोल्स रिलेशनशिप में जहाँ पर काम करता है फैमिली में सभी जगह जो चेंज देखने को मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, साइकोलॉजिकल एजिंग, सोशल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग या फिर क्रोनोलॉजिकल एजिंग। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोशल एजिंग। नेक्स्ट इज इन साइकोलॉजी एन अचीवमेंट ओरिएंटेड मोटिव बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ मोटिव। तो साइकोलॉजी में क्या है, ऐसे ओरिएंटेड मोटिव रहेंगे जो कि एक तरीके का आपका गोल होगा, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी, पर्सनल, सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल। तो यहाँ पर सब क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी मोटिव, जिसमें आप किसी दूसरों से क्या हो रहे हैं, प्रेरणा आपको मिल रही है, तो ये क्या है, सेकेंडरी मोटिव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ पर्सन हु हैव अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस इलनेस फ्रॉम दोज हु आर हेल्दी एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ देयर मूवमेंट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दैट इलनेस। अच्छा और इजी क्वेश्चन है कि इस पर्सन के लिए हम क्या कहेंगे, जिसको इन्फेक्शन है लेकिन उसको दूसरों से, जो हेल्दी पर्सन उनसे दूर रखा जाए, तो क्या कहलाएगा, आइसोलेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर ऑल पेशेंट कैरिंग इन्फेक्शियस कंट्रोल बेसिस। तो इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन से हैं, परफॉर्मिंग सर्जरी विदाउट बियरिंग सर्जिकल मास्क, गेटिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्टिएट मटेरियल, लैक ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस या फिर फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर किससे हैं जो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट से इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं, तो वो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी, फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर क्या है जो निष्कर्ष निकलता है, क्वारंटाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग अ पर्सन एक्सपोज टू अ कम्युनिकेबल डिसीज मिक्सिंग विद जनरल पब्लिक, क्वारंटाइन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पर सही पॉइंट क्या होगा, असर्शन ए है, रीजन आर है, जो कि ट्रू है और आर एक्स ने बेटर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ही मैं आपको बताती हूँ कि क्वारंटाइन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन को कम्युनिकेबल डिसीज होने से रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि जो सही चीज़ होगी वो क्या होगी, ए मतलब सही तरीके से असर्शन प्रेजेंट कर रहा है और रीज़न भी सही है जो कि आर को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज What is the punishment fine amount in rupees for any person who contravenes any of the provision of the right of person with disabilities Act 2016? India or any rule made thereunder shall for first contravention and subsequent contravention। तो भारतीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी राशि है जो आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पर पे करनी पड़ेगी, जो यदि उनकी जो भी रूल्स है उनको क्या करता है, ये हम ये कह सकते हैं जो भी रूल्स है उनके लिए उनको नहीं मानेगा, उल्लंघन करेगा, तो कितना यहाँ पर आपको अमाउंट देना पड़ेगा, वो 10,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 50,000 पर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन करने के किया है तब और उसके करने के बाद में। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैनिटरी वेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सैनिटरी वेल को लेके आपको सही पॉइंट को चूज करना है। सैनिटरी वेल शुड बी लोकेटेड नॉट लेस देन 15 मीटर फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा है इट शुड बी लोकेटेड अ हायर लेवल देन नियर बाई सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका मार्क क्या होगा, सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। जो सैनिटरी वेल है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से और जो कंटामिनेशन ऑफ सोर्स है उससे एटलीस्ट 15 मीटर से ही दूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज लॉन्च द वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू। तो यहाँ पर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो पूछे गए हैं आपसे। रिड्यूस द प्रिवलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एनीमल एडोलसेंट पॉपुलेशन, reduce the prevalence of severity of malnutrition in adolescent people, blindness eradication या फिर स्कर्वी। तो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आया था, एडोलसेंट गर्ल के लिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, जिसमें 6 to 12th क्लास या फिर हम ये कह सकते हैं 10 to 19 ईयर्स तक के यहाँ पर बच्चे इंक्लूड किए गए थे।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट। गलत पॉइंट क्या है गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट को लेके। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईच मील, ये बिल्कुल सही है, आपको खाना खाने के बाद दांत साफ करना चाहिए। वॉशिंग हैंड विथ सोप बिफोर प्रिपरेइंग एंड ईटिंग द फूड, तो ये भी बिल्कुल सही है। वॉशिंग हैंड विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, ये भी यहाँ पर सही है। फिर आता है वॉशिंग द हेयर विथ सोप और शैम्पू एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ये बिल्कुल गलत है। आपको महीने में एक बार क्या महीने में 5 से 10 बार तक है जो अपने हेयर वॉश करने होंगे शैम्पू से। नेक्स्ट, हु इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हैंड हाइजीन। फादर ऑफ हैंड हाइजीन कौन है? इग्नाज सेमिलविल्स, वोंग वेकर, लुइस पास्चर एफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हैंड हाइजीन के जनक किसको कहा जाता है? इग्नाज सेमिलविल्स को। नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन ह्यूमन बॉडी कैन लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन अपटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कैन significantly reduce the risk of neural tube defects such as spina bifida during the pregnancy। इजी क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड देके हम बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। आंसर आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन सेकंड जनरल नॉलेज का, तो ये सेक्शन हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। इसमें जी के जीएस ऑल ओवर थिंग्स हैं जो कवर होंगी, तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेट करता है, तो सभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।